नमस्कार। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा साइंस फिक्शन की दुनिया का शायद सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट। तो आज हम इसी के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना फसाना। चलिए एक हैरान कर देने वाली कहानी से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ $800 से, वो भी बस 2 हफ्तों में, $35 करोड़ कमा ले? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन एंड्रू काउल्सन नाम के एक शख्स ने स्टॉक मार्केट में ठीक यही कमाल कर दिखाया था। बात है मार्च 2003 की, जब एफबीआई ने 44 साल के एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार किया। उसकी कामयाबी इतनी अविश्वसनीय थी कि अधिकारियों को लगा कि ये पक्का इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई बहुत बड़ा मामला है। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ हुई तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मैं भविष्य से आया एक यात्री हूँ, 250 साल आगे से, और उसे पहले से पता था कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ये मामला और भी रहस्यमयी तब हो गया जब जांच में पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई इंसान था ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और सबसे अजीब बात, कोर्ट में पेशी से ठीक पहले वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तो क्या वो सच में एक टाइम ट्रैवलर था? चलिए इस कहानी से आगे बढ़कर इस बड़े सवाल की तह तक जाते हैं। क्या टाइम ट्रैवल असल में मुमकिन है? जो चीज कभी सिर्फ कल्पना थी, अब वो एक गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय बन चुका है। वैसे टाइम ट्रैवल का ये आइडिया सबसे पहले 1895 में H.G. वेल्स के नॉवल द टाइम मशीन से मशहूर हुआ। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सिद्धांतों ने समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और आज भी दुनिया भर के फिजिसिस्ट इसकी संभावनाओं पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा साइंस में उतरते हैं। टाइम ट्रैवल के 2 हिस्से हैं, भविष्य में जाना और अतीत में जाना। पहले बात करते हैं भविष्य की यात्रा की, क्योंकि साइंटिफिकली ये ज्यादा मुमकिन लगता है। अच्छा, समय के बारे में सोचने के नाम 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक है न्यूटन का तरीका। उनका मानना था कि समय बिल्कुल सीधा साधा है, एक यूनिवर्सल क्लॉक की तरह, जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करता है। पर फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, समय एक नदी की तरह है, कभी तेज बहती है तो कभी धीमी। और यहीं से आता है टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दिल है। इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग रफ्तार से गुजरता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी स्पीड क्या है या वो कितने मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो अगर समय को धीमा करना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अविश्वसनीय रूप से बहुत तेज रफ्तार से चलें, और दूसरा, किसी ऐसी चीज के पास रहें जिसकी ग्रेविटी बहुत बहुत ज्यादा हो। और हाँ, ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इसे साबित भी किया गया है। 1971 में एक प्रयोग हुआ था, हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें हवाई जहाज़ों पर एटॉमिक घड़ियां रखी गईं और ये साबित हुआ कि जो घड़ियां चल रही थीं वो जमीन पर रखी घड़ियों से सच में धीमी हो गई थीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडाल्का। उन्होंने स्पेस में 879 दिन बिताए, वो भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पता है क्या हुआ? जब वो वापस आए तो वो हम सब की तुलना में 0.02 सेकंड भविष्य में पहुंच चुके थे। है ना कमाल की बात? अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी ग्रेविटी। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, समय उतना ही धीमा चलेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे फोन में मौजूद जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियों को लगातार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन पर पृथ्वी की ग्रेविटी का असर कम होता है, जिससे उनका समय धरती के समय से आगे भागने लगता है। फिल्म इंटरस्टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। याद है वो सीन जब वो एक ब्लैक होल के पास वाले ग्रह पर उतरते हैं? वहां बिताया गया हर 1 घंटा धरती पर 7 साल के बराबर था। ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट है। तो भविष्य में जाना तो ठीक है, लगता है हो सकता है, पर अतीत में जाने का क्या? ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा और दिमाग घुमा देने वाला है। इसमें वर्म होल और पैराडॉक्स जैसी उलझी हुई चीजें आ जाती हैं। अतीत में जाने के लिए फिजिसिस्ट एक थ्योरी देते हैं, वर्म होल की। इसे स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा शॉर्टकट जो सिर्फ 2 जगहों के बीच की दूरी ही नहीं, बल्कि 2 अलग अलग समय के बीच की दूरी भी कम कर सकता है। लेकिन इसमें कई बड़ी मुश्किलें हैं।
पहली बात तो ये कि वर्म होल बनाने के लिए एक घूमते हुए ब्लैक होल की जरूरत होगी। फिर उस सुरंग को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो अभी तक सिर्फ एक कल्पना है। मतलब ये सब अभी तक सिर्फ कागज पर है, असल में नहीं। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक मुश्किलों से भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, और वो है लॉजिक की। सोचिए जरा, मान लीजिए कोई टाइम में पीछे गया और किसी तरह अपने ही जन्म को रोक दिया, तो फिर वो इंसान जो टाइम में पीछे गया था, वो आया कहाँ से? अगर वो पैदा ही नहीं हुआ, तो वो टाइम ट्रैवल करने के लिए मौजूद कैसे हो सकता है? दिमाग घूम गया ना? इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। और एक और मजेदार पैराडॉक्स है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसके हिसाब से अगर कोई अतीत को बदलने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिशें ही उन घटनाओं की वजह बन जाती हैं जिन्हें वो रोकना चाहता था। मतलब जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, एक थ्योरी है, मल्टीवर्स थ्योरी। ये कहती है कि जब कोई अतीत में जाकर कुछ बदलता है, तो वो अपनी असली टाइमलाइन नहीं बदलता, बल्कि एक नई पैरेलल यूनिवर्स या एक समानांतर दुनिया बना देता है। तो हमने विज्ञान की तो खूब बातें कर ली, लेकिन उस कहानी का क्या हुआ जिससे हमने शुरुआत की थी? चलिए एंड्रू कार्लसन की कहानी पर वापस चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या था। तो सवाल वही है, क्या एंड्रू कार्लसन सच में साल 2256 से आया एक टाइम ट्रैवलर था? सच ये है कि ये पूरी कहानी वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक अखबार में छपी थी, और ये अखबार मशहूर ही था अपनी मज़ेदार लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियों के लिए। तो असल में ये एक फर्जी खबर थी जो इतनी फैली कि लोगों ने इसे सच मान लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सब कितनी आसानी से असाधारण बातों पर यकीन कर लेते हैं, और आज के इस दौर में जहां गलत सूचनाएं हर तरफ है, हमें हर बात को परखना कितना जरूरी है। लेकिन ये एक और सवाल भी खड़ा करती है, आखिर हम टाइम ट्रैवल जैसी कहानियों की तरफ इतनी खिंचती क्यों हैं? शायद इसलिए कि कल्पना ही तो विज्ञान की पहली सीढ़ी होती है ना। हर बड़ी खोज, हर आविष्कार एक ऐसे ही नामुमकिन से लगने वाले सपने से ही तो शुरू होता है।